हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 3 सितंबर शिफ्ट 2 के पेपर को पूरे डिटेल में सॉल्व करेंगे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत जरूरी होगा ये वीडियो जो आगे एग्जाम देना चाहते हैं, अभी जिनका 4th, 5th, 6th में जिनका एग्जाम है, या फिर जो 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी बात, जो ही बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से मोस्टली 99.9% बच्चे मेरे उस वीडियो को जिसमें मैंने इस पेपर का डिटेल एनालिसिस किया है, हार्डली वो 7 मिनट्स का वीडियो है, उसको जरूर से देखें। खासकर वो बच्चे जिनका एग्जाम 4th, 5th, 6th में है। बाकी जो 2021 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वो वीडियो उतना ही इंपॉर्टेंट है, एकदम डिटेल एनालिसिस की गई है। तो उस डिटेल एनालिसिस को मैं पूरा यहां पर रिपीट नहीं करूंगा, उस वीडियो को जरूर से देखें। बाकी इस पेपर की एकदम अहम बातें थी कि भाई 11th क्लास से इसमें 12 क्वेश्चन आए थे और 12th क्लास से 13 क्वेश्चन आए थे, राइट। फिर डिफिकल्टी लेवल में मैथमेटिक्स सबको सुपरसीड किया था, फिजिक्स केमिस्ट्री से कहीं ज्यादा ऊपर था, और फिजिक्स इसमें काफी आसान आया था एज कंपेयर टू मैथमेटिक्स। ऑब्वियसली मतलब पेपर के एवरेज लेवल ऑफ डिफिकल्टी से फिजिक्स की लेवल ऑफ डिफिकल्टी काफी कम थी, राइट। और लगभग ऑलमोस्ट पूरे सिलेबस में फिजिक्स फैला हुआ था। तो किस चैप्टर से क्या क्या कितने कितने क्वेश्चन आए थे वो डिटेल एनालिसिस वाले वीडियो में जाके देख लें। यहां पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहां पर हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर से है, राइट। डायमेंशंस ऑफ सोलर कांस्टेंट। अब बहुत सारे बच्चों को जो जेईई एडवांस की तैयारी करते हैं उनको ये पता ही नहीं होगा कि सोलर कांस्टेंट क्या होता है। सोलर कांस्टेंट होता है द रेट एट विच अर्थ या सरफेस ऑफ अर्थ receives energy ये होता है आपका 1388 यूनिट पर ध्यान दीजिएगा। मैं पूरा सेंटेंस लिखूंगा तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, यूनिट पर ध्यान दीजिएगा। वॉट पर मीटर स्क्वायर, जिसे अप्रोक्सीमेटली हम कैलकुलेशंस में यूज कर लेते हैं 1400 वॉट पर मीटर स्क्वायर। सोलर कांस्टेंट होता है रेट एट विच सरफेस ऑफ अर्थ रिसीव्स एनर्जी 1400 वॉट पर मीटर स्क्वायर। याद करिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, एससी वर्मा 5th क्वेश्चन में ये डेटा यूज किया गया है। मैं हमेशा बोलता था कि वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। उस क्वेश्चन को अगर आपने किया होता तो आपको ये एकदम याद आता। अब डायमेंशंस लिखना एकदम बच्चों का खेल है। वॉट पर मीटर स्क्वायर है, डायमेंशंस लिखना है आपको सोलर कांस्टेंट का। तो वॉट हो गया आपका वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक। तो क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अपॉन एरिया। इसी के तो डायमेंशंस लिख ले रहे हैं ना। बस फोर्स का लिखिए mlt-2, डिस्प्लेसमेंट l अपॉन टाइम t, एरिया l2। तो आपका ये हो गया m l स्क्वायर कट गया t टू द पावर -3, तो m l0 t टू द पावर -3, राइट। -3 आपका बाहर निकल गया, इसको ठीक से लिख देते हैं -3। अब दिख रहा है, राइट।
ठीक, बढ़िया। बस आपको सोलर कांस्टेंट की अगर डेफिनेशन याद होती तो आप कर सकते थे एकदम। द रेट एट विच सरफेस ऑफ अर्थ रिसीव्स एनर्जी, ऑप्शन तो देख ले कौन सा है, ml0t-3, ml0t-3 पहला वाला। इसको मिटाते हैं, सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में एक सरफेस पर कोई फ्रिक्शन वगैरह कहीं पर नहीं है, कोई लॉस ऑफ एनर्जी कहीं पर नहीं है। क्वेश्चन ये है कि एक सरफेस पर आपका एक ब्लॉक 1.9 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, एक बुलेट 0.1 kg की जो कि 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है इस ब्लॉक से टकराती है और ये हाइट 1 मीटर दिया गया है, ठीक। एंड द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द ब्लॉक, टकराती है उसमें एम्बेड कर जाते हैं, उसमें फंस जाती है। तो अब ये गिरेगा। पूछा गया है फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक प्लस बुलेट सिस्टम विद विच दे विल स्ट्राइक द ग्राउंड। यानी जब ये बुलेट इसमें फंस जाएगी तो गिरना चालू करेगा, तो जब ये लोग यहां पहुंचेंगे तो इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ठीक। ऑप्शंस आपके ये दिए हुए हैं। तो अब देखो क्या है, सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि जस्ट आफ्टर कोलिजन, ब्लॉक की स्पीड कितनी हो जाती है। इसके लिए हम लोग लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन। जस्ट अ सेकेंड, इसके लिए हम लोग लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो बुलेट का मास कितना दिया है, 0.1 kg इंटू 20 प्लस 0 इज इक्वल टू, अब जब बुलेट इस ब्लॉक में फंस गया है तो मास टोटल कितना हो जाएगा, 1.9 प्लस 0.1, 1.9 प्लस 0.1 इंटू v। तो यहां से आपका v कितना आ जाएगा, तो 0 और ये डेसिमल गया, यानी इधर बच गया आपका टोटल 2 इज इक्वल टू 1.9 प्लस 0.1 2v। दिस इंप्लाई दैट v इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, राइट, 1 मीटर पर सेकेंड v आ गया। यहां पर हम लगाएंगे, अब देखिए वहां से यहां तक केवल ग्रेविटी वर्क कर रही है और ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, तो हम लगा सकते हैं k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल, राइट। तो इतने सिंपल केस में बहुत अलग से लिखने की जरूरत नहीं है कि हम लोग ग्राउंड पर जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेंगे, ग्राउंड पर जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो गई हाफ m v का स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई इतने स्पीड, और पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो m हो गया 2g की वैल्यू 10h1 इज इक्वल टू k फाइनल, और यही आपसे पूछा गया, और u फाइनल कितना हो गया है 0। सो दिस इंप्लाई दैट 20 प्लस 1 k फाइनल इज इक्वल टू 21 जूल्स। आंसर कौन सा बना, सेकंड, राइट। अब मैं इसको पॉज करके क्वेश्चन लिख के फिर रिज्यूम करूंगा। अब देखिए क्या है,
ये आपका थर्ड क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि एक मास m है जो कि SHM कर रहा है विद एम्पलीट्यूड a एंड फ्रीक्वेंसी स्मॉल f। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। जब वो मीन पोजीशन पर ब्लॉक पहुंचता है, जब ब्लॉक मीन पोजीशन पर पहुंचता है तब वो दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। एक टुकड़ा वहीं पर रेस्ट पर रह जाता है और दूसरा टुकड़ा चला जाता है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है ना। ठीक, एक m मास स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में SHM कर रहा होता है, एम्पलीट्यूड a एंड फ्रीक्वेंसी स्मॉल f। जब मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा होता है तो उसका ठीक आधा मास वहीं पर रह जाता है। ठीक, अब इसमें ये पचड़े में नहीं पढ़ना है कि कैसे रह जाता है, भाई दो टुकड़े में होगा, छूट गया होगा, जो भी कुछ। तो अब बताना है कि जो नया एम्पलीट्यूड है वो कितना होगा। ठीक, इन्होंने पुराने एम्पलीट्यूड के टर्म्स में लिख दिया है कि अगर पुराना एम्पलीट्यूड कैपिटल ए था तो नया एम्पलीट्यूड अगर लैम्डा ए है तो लैम्डा की वैल्यू बताएं। तो बेसिकली हमें नया एम्पलीट्यूड पता करना है। तो ऐसा मैंने आप लोगों को क्लास नोट्स में SHM में भर भर के कराए हैं। ठीक, कि भाई कोई चीज ऐसे, कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम SHM कर रहा है, उसमें मैंने बोला था कि बुलेट आती थी। एक बार बुलेट इधर से आई, ऊपर से आई, एक बार बुलेट नीचे से एम्बेडेड हो गई, एक बार बुलेट तिरछा आई, ऐसे आई। राइट, तो इन सारे केस में मैंने आप लोगों को बताया है। तो उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता था कि जस्ट आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कंजर्वेशन लगा करके आप स्पीड निकाल लें। राइट, तो मैं सपोज कर लेता हूं कि इनिशियल स्पीड इस ब्लॉक की, मतलब अलग होने से जस्ट पहले मीन पोजीशन पर u थी, और फाइनली अलग होने के बाद जो ब्लॉक SHM कर रहा है उसकी स्पीड हो गई है v। तो बाय मोमेंटम कंजर्वेशन, बाय मोमेंटम कंजर्वेशन mu इज इक्वल टू m/2 इंटू v। तो m और m कट गया। राइट, अब जो SHM की प्रॉपर्टीज है वो यूज कर लें। पहला स्टेप हो गया कि भाई पहला स्टेप में हम लोग क्या करते थे, जस्ट आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कंजर्वेशन लगा करके स्पीड फाइंड आउट कर लेना। उसके बाद आप SHM की प्रॉपर्टी लगा दीजिए। अब देखिए क्या है कि हमने स्पीड में रिलेशन फाइंड किया है कि भाई पहले स्पीड कितनी थी, बाद में स्पीड कितनी है। ये क्या पूछ रहे हैं कि पहले वाला एम्पलीट्यूड और बाद वाले एम्पलीट्यूड में रिलेशन। हमने रिलेशन फाइंड किया है पहले वाली स्पीड और बाद वाली स्पीड में। ये रिलेशन पूछ रहे हैं पहले वाले एम्पलीट्यूड और बाद वाले एम्पलीट्यूड में। तो स्पीड एट मीन पोजीशन और एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन होता है ये लगा देते हैं। तो स्पीड एट मीन पोजीशन और एम्पलीट्यूड में रिलेशन होता है कि एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा। ये ओमेगा क्या होता है, स्पीड एट मीन पोजीशन। ये तो भाई जो SHM का S जानता होगा उसको ही पता होगा। इज इक्वल, अब मैं बाद वाले एम्पलीट्यूड को बोल देता हूं A प्राइम, राइट, और नया वाला ओमेगा ओमेगा प्राइम। तो ओमेगा होता है √k/m। तो k/m इज इक्वल टू 1/2 A प्राइम, यही निकालना है। ओमेगा प्राइम हो जाएगा k/m। अब m कितना है, m/2। अब m है आपका m/2। तो ये आपका k/m, ये k और ये k m कट गया, ये अपॉन 2 ऊपर चला जाएगा, नहीं √2 हो जाएगा। ठीक, तो दिस इंप्लाई दैट a इज इक्वल टू √2 ये वाला अपॉन 2 इंटू a प्राइम। तो दिस इंप्लाई दैट a प्राइम इज इक्वल टू √2 a, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू हो गया
√2। तो आंसर आपका √2 कौन सा है? थर्ड वन, राइट। अब मैं फोर्थ क्वेश्चन लिखता हूं। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है। अ लूप ऑफ एरिया S and n turns is kept in a uniform magnetic field B with its plane parallel to B। बना देते हैं। एक लूप है जिसका एरिया A है, एरिया सॉरी S है, एरिया S मीटर स्क्वायर, और इस लूप के पास n टर्न्स हैं, कैपिटल N टर्न्स, और इसमें करंट I चल रहा है। करंट इन द लूप इज I। क्वेश्चन मैं पढ़ के बता रहा हूं, ठीक। दिस लूप इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B विद इट्स प्लेन पैरेलल टू B। यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है इस लूप के ही प्लेन में, ठीक। ये केवल क्वेश्चन का डेटा है। अब इफ द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द लूप ड्यू टू बी, इस लूप के द्वारा एक्सपीरियंस्ड टॉर्क किसके कारण? मैग्नेटिक फील्ड के कारण, इज टाउ। तो मैग्नेटिक फील्ड, देन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर टॉर्क टाउ है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है? टॉर्क टाउ गिवन है और मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है, राइट। तो टॉर्क के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है M क्रॉस B, राइट। तो M हो जाता है N नंबर ऑफ टर्न्स, I एरिया वेक्टर क्रॉस B। तो ये हो जाएगा NI एरिया वेक्टर दिया गया है S, B का मैग्नीट्यूड, राइट, NIAB इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड B। तो मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ द लूप दोनों सेम प्लेन पर है, तो एरिया वेक्टर जो होगा वो तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा ना। तो एरिया वेक्टर और बी के बीच में एंगल कितना बना? 90। अगर लूप का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में है तो एरिया वेक्टर लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर यानी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल बनेगा 90। तो साइन 90 डिग्रीज। तो ये हो गया है NIS मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो मैग्नीट्यूड ऑफ B हो जाएगा टाउ अपॉन NIS। इतना इजी क्वेश्चन मेंस में कैसे आ सकता है भाई? ये तो बहुत ज्यादा इजी है इवन फॉर बोर्ड्स। टाउ इज इक्वल टू M क्रॉस B। जो बच्चा केवल और केवल बोर्ड की तैयारी कर रहा होगा वो भी इस फॉर्मूले को तो जरूर से पढ़ेगा। न लैंग्वेज में कोई डिफिकल्टी है समझने में कि भाई ऐसे ऐसे लिखा गया है, कम से कम एंगल तो 90 न दे करके कुछ और दिए होते, ठीक। तो मेरा मानना यह है कि इससे आसान क्वेश्चन डिजाइन ही नहीं किया जा सकता। कंपटीशन तो छोड़ो, बोर्ड्स के लिए भी इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। डायरेक्ट बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, कोई डिफिकल्टी नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन में कि एक ब्लॉक है इंक्लाइंड प्लेन पर, एंगल दिया गया 30 डिग्रीज और ब्लॉक को ऐसा दिखाया गया कि V0 स्पीड से ऊपर की ओर फेंका गया।
ठीक। क्वेश्चन, द ब्लॉक शोन इन फिगर रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट विद द स्पीड v0/2। ये ब्लॉक ऊपर जाता है, ऑब्वियसली ऊपर जाएगा, कहीं पर रुकेगा, अपवर्ड इंक्लाइन ना, कहीं पर रुकेगा और फिर वहां से वापस आएगा, राइट। और जब वापस वहीं पर पहुंचता है जहां से फेंका गया था, तब उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, v0/2। द ब्लॉक रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट विद स्पीड v0/2, राइट। देन फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जी की वैल्यू 10 लेनी। तो अब देखो क्या है कि इस क्वेश्चन को दो भागों में बांट देते हैं। एक तो ब्लॉक का ऊपर जाने वाला पार्ट, तो देखिए मैंने यहां पर दिखाया कि v0 स्पीड से ऊपर की ओर फेंका गया, तो ब्लॉक जब ऊपर जा रहा होगा तब इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा और ये कहीं पर जाकर के रुकेगा। उस डाउनवर्ड एक्सेलरेशन को मैंने a1 ले लिया है, राइट। तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, इस पर टोटल अलोंग द इंक्लाइन प्लेन फोर्स देख लेते हैं। तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन फोर्स mg sin 30 डिग्रीज डाउन द इंक्लाइन और μmg cos 30 डिग्रीज, वो भी डाउन द इंक्लाइन। तो mg sin 30 प्लस μmg cos 30 डिग्रीज, दोनों ही डाउन द इंक्लाइन प्लेन, फ्रिक्शनल फोर्स और mg डिवाइड बाई m। तो ये आपका हो जाएगा g/2, दैट इज g/2, 1 यहां से sin 30 1/2 1 प्लस m तो कट गया है, g/2 मैंने बाहर ले लिया है, μ√3, राइट। और इस g की वैल्यू 10 पुट कर दें तो ये हो जाएगा 5 1 प्लस μ√3। इतना डी एक्सेलरेशन है और फाइनली यहां पर जाकर के रुक गया। सपोज ये लेंथ L है, L लेंथ चलने के बाद ये रुका, तो अब मैं लगाना चाहता हूं v² - u² = 2as, राइट। तो हम लिख सकते हैं 0² माइनस v0², ऑब्वियसली हमने अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मान रखी है, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ -a1, ट्वाइस ऑफ -a1 इंटू डिस्प्लेसमेंट L1, यानी कि ये बन गया है आपका v0² इज इक्वल टू 2a1 L, ये L1 सॉरी गलत हो गया, इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन बन गया। दूसरी इक्वेशन जब वो वापस आ रहा है, तो वापस आते वक्त जो एक्सेलरेशन होगा e1, ठीक, तो इस mg sin 30 डिग्रीज तो नीचे ही लग रहा होगा, परंतु चूंकि अब ये नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स जो कि हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, किधर लगेगा, ऊपर। तो mg sin 30 नीचे और μmg cos 30 ऊपर, तो केवल बस यहां पर माइनस साइन आ जाएगा, mg sin 30 माइनस μmg cos 30। तो दिस माइनस दिस अपॉन m सब वही रहेगा, राइट। तो g/2 कॉमन लेंगे तो यहां पर माइनस साइन आ जाएगा, यानी a2 की यहां पे माइनस साइन आएगा तो यहां पर माइनस साइन आ जाएगा, और तो कोई फर्क आएगा नहीं। यानी a2 की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं 5 1 माइनस μ√3, ठीक, केवल बस μmg cos 30 ऊपर की तरफ हो जाएगा और नेट एक्सेलरेशन नीचे ही रहेगा, तभी ना वापस आ रहा है, नहीं तो रुक जाता। अगर फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू mg sin 30 से ज्यादा होती तो वहीं पर रुक गया होता। तो एक स्टेप ये, बस सिंपली यहां पर माइनस साइन, तो यहां भी माइनस साइन, तो यहां भी माइनस साइन, राइट।
फिर से मैं लगा देता हूं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो अब की बार वी नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a2l। डिस्टेंस तो वही रहेगा ना, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब की बार हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रखा है, राइट। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। 0 का तो कोई महत्व ही नहीं है। वी नॉट स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2a2l और ये वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2a1l। तो फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड। तो वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी नॉट स्क्वायर बाई 2, वी नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर। तो वी नॉट स्क्वायर और वी नॉट स्क्वायर कट जाएगा और ये 2 का स्क्वायर घूम के ऊपर चला जाएगा तो बचेगा 4, राइट। फिर 2l कट जाएगा और क्या बचेगा a1 बाई a2। दिस इंप्लाइज दैट a1 इज इक्वल टू 4a2, a1 इज इक्वल टू 4a2, राइट। तो यहां तक हम लोग पहुंच गए a1 इज इक्वल टू 4a2। अब a1 a2 की वैल्यूज अपने पास सही हैं। मैं ऑप्शन छोड़ करके बाकी सारा क्वेश्चन डिलीट सॉरी रब कर देता हूं, ठीक। तो a1 इज इक्वल टू 4a2 में a1 a2 की वैल्यू पुट कर दीजिए। a1 की वैल्यू है 5 1 प्लस म्यू रूट 3 और a2 की वैल्यू है 4 इंटू a2 की वैल्यू 5 1 माइनस म्यू रूट 3। तो ये 5 और ये 5 कट जाएगा, राइट। और ये म्यू रूट 4 माइनस 4 म्यू रूट 3 इसको इधर ले आइए। तो म्यू रूट 3 और माइनस 4 म्यू रूट 3 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 5 म्यू रूट 3 इज इक्वल टू, ये 1 इधर जाएगा तो 4 पहले से है, 4 इंटू 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 3। दिस इंप्लाइज दैट म्यू इज इक्वल टू, तो यह आपका हो जाएगा 3 अपॉन रूट 3 इंटू 5। तो यह आपका हो जाएगा रूट 3 बाई 5। तो रूट 3 की वैल्यू 1.732 डिवाइडेड बाई 5। तो दिस इंप्लाइज दैट म्यू इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा 0.5 3 जा 15 2 तो 23 हो जाएगा। तो 5 4 जा 20, फिर 3 एंड 2 तो 5 6 जा 30, केवल 2 डेसिमल प्लेसेस। तो राउंड ऑफ करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 0.35, आंसर 2, राइट। अब मैं अगला क्वेश्चन नोट करता हूं।